हवेली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। चीनू, जाकर दरवाजा खोल। गीत ने झूला झूलते हुए कहा। चीनू ने अपने साइकिल को दाएं घुमाते हुए पूछा, मैं क्यों जाऊं, आप जाओ। गीत मुंह बनाकर झूले से उतरी और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोली, चीनू, तू आजकल मेरी कोई बात नहीं मानता है। अब मैं भी तेरी कोई बात नहीं मानूंगी। इतना कहकर गीत ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि सामने उसकी स्कूल की सहेलियां खड़ी थी। वो उछलते हुए बोली, अरे तुम सब, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ गई हूँ? तूने तो हमें बताया नहीं कि तू वापस आ गई है, पर हमें भी पता चल ही गया कि हमारी गीत दिल्ली से लौट आई है, इसलिए दौड़ते हुए तुझसे मिलने चले आए। रज्जी ने अंदर आकर गीत को गले लगाते हुए कहा। गीत मुस्कुरा दी तो उसकी बाकी सहेलियां भी अंदर आई। तभी गीत ने सोनी को गले लगाकर पूछा, कैसी है? मैं ठीक हूँ, और तू? सोनी ने पूछा। गीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक। इतना कहकर गीत ने सबको गले लगाया और फिर पूछा, वैसे तुम सबको पता कैसे चला कि मैं दिल्ली से वापस आ गई हूँ? प्रीति ने आज बाजार में तुझे देखा था अपनी स्कूटी पर। गीत की सहेली मीरा बोली। ये सुनकर गीत ने घबराकर इधर उधर देखा तो अपने कमरे से बाहर आ रहे दारजी ने पूछा, स्कूटी पर? गीत की सहेलियां कुछ कहती उससे पहले ही गीत ने घबराकर तुरंत दारजी को जवाब दिया, आज नहीं दारजी, कल देखा होगा। बर्फ का गोला खाते टाइम मैं एक स्कूटी के पास खड़ी थी ना। प्रीति कुछ बोलने जा ही रही थी, पर गीत ने उसे इशारा करके चुप रहने को कहा। दारजी मुस्कुराते हुए खाट पर बैठ गए तो गीत ने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की ओर ले जाते हुए बोली, आओ मेरे कमरे में चलते हैं। उसके इतना कहते ही उसकी सारी सहेलियां भी उसके पीछे पीछे चल दी। गीत के कमरे में आते ही प्रीति बोली, गीत, मैंने तुझे आज ही देखा था। मैं तेरी स्कूटी पहचानती हूँ। तेरे साथ चीनू भी था और तूने अपना हेलमेट भी लगाया हुआ था। सच्ची, तभी तो मुझे पता चला कि तू वापस आ गई है। मुझे पता है कि तूने मुझे ही देखा था। मैं और चीनू छुपकर स्कूटी चलाने गए थे। तुझे तो पता है ना, तेजी वीर जी को मेरी स्कूटी चलाना जरा भी पसंद नहीं है। गीत दरवाजे की तरफ देखकर बोली। तेजी का नाम सुनते ही प्रीति के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी गीत बेड पर बैठते हुए बोली, तुम सब खड़ी क्यों हो? बैठो ना। सब गीत के पास बैठ गई। तभी मीरा ने गीत को छेड़ते हुए पूछा, अच्छा ये बता, वहाँ कोई दिल्ली वाला मिला या नहीं? गीत ने उठकर अपनी कबर्ड खोलते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? मुझे वहाँ जाने की इजाजत मिल गई, यही बहुत है मेरे लिए। सब मुस्कुराने लगी। गीत ने कबर्ड से एक बॉक्स निकाला और फिर से बेड पर बैठते हुए बोली, मैं तुम चारों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये सुनकर चारों बहुत उत्सुकता से बॉक्स की ओर देखने लगी। बॉक्स में बहुत से झुमके थे। गीत उनमें से झुमके निकालकर प्रीति को देते हुए बोली, ये तेरे लिए, और मीरा ये तेरे, और ये तुम दोनों के लिए। सोनी झुमकों को कान से लगाकर बोली, गीत, ये तो बहुत ही सोने हैं। तुम्हें पता है, दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। देखते ही लगता है सारी खरीद लो, और कीमत भी बहुत कम होती है। गीत ने रज्जी को झुमके पहनाते हुए कहा। तभी पम्मी सबके लिए लस्सी लेकर आई और बोली, ये लो, सबके लिए ठंडी ठंडी लस्सी। सोनी लस्सी का ग्लास उठाकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू भाभी। वैसे गीत, तू मेरे लिए झुमके नहीं लाई? पम्मी ने लस्सी बेड पर रखते हुए पूछा तो गीत मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं आपके लिए झुमके नहीं लाई, क्योंकि आपके लिए झुमके तो नानी ने भेजे हैं। ये सुनकर पम्मी बहुत खुश हुई और उसने गीत के पास बैठकर पूछा, पर तूने मुझे अब तक दिए क्यों नहीं? भाभी, वो मेरे दूसरे वाले बैग की चाबी नहीं मिल रही, उसी बैग में रखी है। गीत ने जवाब दिया तो पम्मी ने गीत को लस्सी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब मिल जाए तब दे देना। वैसे रज्जी, तुम सब तो गीत के दिल्ली जाने के बाद इस हवेली का रास्ता ही भूल गई थी, और गीत के आते ही रास्ता फिर से याद आ गया।
भाभी, वो हम सबको ना तेजी वीजी से बहुत ही डर लगता है। मीरा ने थोड़ा डरते हुए कहा। पम्मी कोई जवाब नहीं दे पाई, पर तेजी का नाम सुनते ही सब कुछ देर के लिए खामोश हो गई और चुपचाप लस्सी पीने लगी। इधर जंगल में मान ने गुस्से में घूरते हुए तेजी से कहा, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं कि मैंने क्या कहा, क्योंकि अगर सुना होता तो ये सवाल नहीं करते। उसकी बात सुनकर तेजी गुस्से से चीखा, तो जानता नहीं है कि तू किसके रास्ते में आ रहा है। मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुम कौन हो, पर अगर आइंदा तुमने किसी बेजुबान जानवर पर अपनी गन चलाने का शौक पूरा किया तो मैं तुम्हें ये जरूर बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। ये कहकर मान गुस्से में वहां से चला गया। तेजी उसे गुस्से में जाते हुए देख रहा था। मान अपनी जीप में बैठा और उसे घूरते हुए वहां से चला गया। तभी अर्जुन ने तेजी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसे हम बाद में देख लेंगे, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अंधेरा होने पर ये जगह खतरे से खाली नहीं होती। चल। तेजी ने गुस्से में अपने कंधे से अर्जुन का हाथ हटाया और अपनी जीप की ओर बढ़ने लगा। इधर गीत अपनी सारी सहेलियों के साथ नीचे आई। दारजी खाट पर बैठे हिसाब देख रहे थे और चीनू उनके पास बैठा अपना स्कूल होमवर्क कर रहा था। प्रीति ने नीचे आते ही गीत के गले लगकर कहा, अच्छा तो हम चलते हैं। कल हम सब ना सितोलिया खेलेंगे, तुम सब आ जाना, बहुत मजा आएगा। गीत ने रज्जी के गले लगते हुए कहा। तो मीरा बोली, पर गीत, कल तो हम सब पास के गांव में मेला देखने जा रहे हैं। मेले का नाम सुनकर गीत का चेहरा खिल उठा। क्या तुम सब मेला देखने जा रही हो? गीत ने उत्सुकता से पूछा। सोनी ने गीत की बाह पकड़ते हुए कहा, हाँ गीत, तू भी हमारे साथ चलना, बड़ा मजा आएगा। गीत ने दारजी की ओर देखा जो अपना काम कर रहे थे। दारजी से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। गीत अपना मन मार कर मुस्कुराते हुए सोनी से बोली, नहीं सोनी, तुम लोग जाओ, कल मुझे ना घर पर बहुत काम है। ये सुनकर गीत की सहेलियां उदास हो गई और उससे मिलकर चली गई। उनके जाते ही गीत रसोई घर में आ गई। उसका उदास चेहरा देखकर रानू ने तेल में जीरे का छौंका लगाते हुए गीत से पूछा, क्या होया गीत, उदास क्यों है पुत्र? गीत बिना कोई जवाब दिए थाल में आटा निकालने लगी। गीत, तू रहने दे, रोटी मैं बना लूंगी। पम्मी ने कुकर गैस पर रखते हुए कहा। गीत अभी भी कुछ नहीं बोली और आटे में पानी डालकर आटा गूंथने लगी। ये जानने के लिए कि गीत को क्या हुआ है, पम्मी और रानू ने एक दूसरे को इशारा किया। तभी सुमन रसोई घर में आई और गीत को छेड़ते हुए बोली, गीत, तेरी तबीयत तो ठीक है ना पुत्र, जो बिना कहे रसोई घर में आकर काम कर रही है? गीत ने इस बारी भी कोई जवाब नहीं दिया और आटे में पानी डालने लगी। गीत, क्या कर रही है? आटा गीला हो जाएगा पुत्र। रानू बोली, पर गीत ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। तभी सुमन ने प्यार से गीत के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी परेशान क्यों है? अपनी ताई जी को नहीं बताएगी? तभी वहाँ चीनू अपनी फुटबॉल लेकर आया और बोला, गीत दीदी को अपनी सहेलियों के साथ मेले में जाना है मम्मी जी। ये सुनकर सब गीत की ओर देखने लगी। रानू ने गैस को धीमा किया और गीत के पास आकर बोली, तू जानती है ना बेटा, तीजी और दारजी तुझे मेले में जाने की इजाजत नहीं देंगे, तो फिर क्यों खुद को तकलीफ दे रही है? गीत ने बिना कुछ कहे आटा गूंदा और अपने हाथ धोकर भागती हुई अपने कमरे की ओर चली गई। रसोई घर के दरवाजे पर खड़े मोहन ये सब सुन रहे थे। गीत उनकी बगल से ही निकली थी, पर उनसे कुछ बोली नहीं। इधर मान ने अपने कमरे में आकर खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, तो मुंशी जी ने आकर पूछा, खाना लगवा दो छोटे साहब? मान ने सिर हिलाकर हामी भरी, तो मुंशी जी वहां से चले गए। मान ने अपनी शर्ट उतारकर बेड पर फेंकी और अपनी हथेली देखने लगा। उसे याद आया कि उसने आज बाजार में इतनी जोर से उस लड़की का हाथ पकड़ा था कि उस लड़की की कलाई पर उसकी उंगलियों के निशान बन गए थे। मान खुद से बोला,
उस लड़की को दर्द में क्यों नहीं देखा गया मुझसे? क्यों उसे दर्द में देखकर मैंने तुरंत उसकी कलाई छोड़ दी? तभी मान को याद आया कि कल भी उसने एक लड़की की कलाई पकड़ी थी। दोनों की कलाइयों को पकड़ने पर मुझे एक जैसा ही एहसास क्यों महसूस हुआ? कहीं कल जिस लड़की ने मेरी जीप का टायर पंक्चर किया वो लड़की और आज वाली लड़की एक ही तो नहीं थी? मान ने खुद से पूछा। तभी नौकर ने वहां आकर टेबल पर खाना लगाया। मान खाना खाने के लिए चेयर खींचकर बैठा ही था कि मुंशी जी भी वहां आ गए। नौकर दोनों को खाना सर्व करने लगा। तभी मुंशी जी मान को छेड़ते हुए बोले, छोटे साहब, आज आपको इंडियन खाना ही खाना पड़ेगा, क्योंकि गेस्ट हाउस के कुक को इटालियन खाना पकाना नहीं आता। तेजेंद्र से बात हुई आपकी? मान ने बात बदलते हुए पूछा। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो हमारी शर्त मानेगा। जब मैंने उसे आपकी शर्त बताई तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि उनके घरों की लड़कियां पराये मर्दों से बात नहीं करती है। मुंशी जी के इतना कहते ही मान गुस्से में बोला, पता नहीं ऐसे नमूने किस सदी में जीते हैं जिनके लिए औरतें सिर्फ घर संभालने के लिए बनी होती है। नफरत है मुझे ऐसी लड़कियों से जो तेजेंद्र जैसे लोगों को औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझने का हक देती हैं और चुपचाप उनके अत्याचारों को सहती है। मुंशी जी ने मान की प्लेट में रोटी रखते हुए पूछा, अगर तेजेंद्र ने आपकी शर्त मानने से इनकार कर दिया तो मैं खुद उसकी बहन से बात करूंगा। मान ने पानी पीते हुए कहा। ये सुनकर मुंशी जी हैरानी से मान को देखने लगे। कितनी मिर्ची डाली है इसमें? आइंदा अगर मेरे लिए खाना बनाओ तो कम तेल मसाले का बनाना, समझे? तभी मान ने गुस्से से अपने पास खड़े नौकर की ओर देखकर कहा तो नौकर डरते हुए बोला, जी साहब। ये देखकर मुंशी जी मन ही मन बोले, छोटे साहब भी गुस्से वाले हैं। और तेजी, वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं इस जमीन की वजह से छोटे साहब किसी मुश्किल में न पड़ जाए। मुझे कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ताकि शांति से जमीन हमारी हो जाए, क्योंकि छोटे साहब ये जमीन लिए बिना यहाँ से जाने नहीं वाले। क्या तेजी मान की शर्त मानेगा या फिर मान को सच में गीत से मिलने खुद जाना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ए दिल है मुश्किल।